आगे चल लेते हैं। अच्छा, हमने इस इलस्ट्रेशन पे बात की, ठीक है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि अगर एप्लिक जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमें फिर कैसे देखना है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको अब स्टैंडर्ड का नॉलेज भी होना जरूरी है, ठीक है जज, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की गाइडेंस भी पता होना जरूरी है, राइट। तो आपको एग्जाम में जी। क्वेश्चन इसी तरह से ही मिलते जुलते आएंगे, ठीक है। ये तो उसने यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो दी है, ठीक है। उसने डिस्कस वेदर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लोन एज ए करंट इज करेक्ट एंड वेदर इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। तो आप देखें, हमने उसको ये बताना है कि एज पर स्टैंडर्ड तो इसको करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को ये यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दे, ठीक है। अगर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को देखें, लेकिन हमें प्रेफर किसे करना है, हमें प्रेफर करना है हमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, रेलेवेंट स्टैंडर्ड को, ठीक है जी। लेकिन जी। क्योंकि हमें कन्वे करनी, अपनी बात कन्वे करना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम एक डिस्क्लोजर दे देंगे, राइट जी, सही है जी। जी। अच्छा, कहते द क्वालिटेटिव करेक्टर, ये अब एग्जाम फोकस पॉइंट है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन 4A है, जो कि दिसंबर 2018 में ये आपको टेस्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेज में मौजूद भी है एसीसी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि इसको किस तरह से टेस्ट किया गया है, सही है। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली हम पहले देखेंगे कि रेलेवेंट स्टैंडर्ड कौन सा है साथ में जिसको इसने इनकॉर्पोरेट करवाया है, ठीक है, और जिसको वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको पढ़ने के बाद फिर हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, राइट जी। सर जी, एग्जाम फोकस पॉइंट इसका क्या मतलब है? ये एग्जाम में आ चुका है? जी, ये एग्जाम फोकस पॉइंट देखिए, वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता रहे हैं। देखिए, आपने बुक में ना छोड़नी कोई चीज नहीं है, सारी चीजें पढ़नी। लाइक अब जी। यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि ये पास्ट में जो एक जगह पे टेस्ट हुआ है, ये वाला, तो उसने आपको जी। एक क्वेश्चन बता दिया कि ये एसीसीए की वेबसाइट, वैसे तो काफी मरतबा ये टेस्ट हो चुका हुआ है, लेकिन वो जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने बता दिया है कि ये क्वेश्चन है जो कि 2018 में टेस्ट हुआ है और ये इस टाइम पे एसीसीए की वेबसाइट पे मौजूद है, राइट, सही है जी? जी समझ गया, ठीक है। हाँ जी, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी से रेलेवेंट है, सही है जी। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन, अब जो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझना है कि जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, ठीक है। तो उसमें तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप अगर प्राइमरी यूजर की रिक्वायरमेंट अगर समझ आ चुकी हो, जो हमने जनरल पर ऑब्जेक्टिव पढ़ा था और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो वहां पर हम लोगों ने एक स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है जी, सही है। तो बेसिकली जी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डेफिनेटली उसी से रिलेट कर है कि अब जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद ये है कि उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाना, प्राइमरी यूजर तक, ठीक है। कहता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटीज एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, दैट इज, अच्छा, इस मैनर में पहुंचाना दैट इज यूजफुल टू यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन असेसिंग द प्रोस्पेक्ट of the future net cash inflows to the reporting entity and in assessing management stewardship of the entity's economic resources, ठीक है जी, सही है जी। मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप मतलब क्या है कि जी, जो एजेंट है, ठीक है, जो जिसको आपने बैठाया हुआ है अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि हाँ भाई आप हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करो, राइट, सही है जी। जी। हाँ जी। तो अगर आपको याद होगा, हमने बात की थी, ठीक है, हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात की थी। हमने कहा था कि उनको क्या चीज चाहिए जी, उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए, उनको क्लेम्स चाहिए, उनको चेंजेस इन दीज क्लेम्स एंड रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। और फिर हमने जी। पढ़ा था कि जी उनको परफॉर्मेंस चाहिए जो कि उन्होंने जनरेट किया है यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, राइट, जो कि हमने कहा था प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से पता चलती है, राइट। जी। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो किसके लिए प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है, डेफिनेटली। अब प्रेजेंटेड फ्रॉम, कौन इनको प्रेजेंट करता है जी, ये होती है, इसका एक फिक्स पीरियड है, ठीक है, एक साल का, जो भी कंपनी का एक एनुअल पीरियड होगा उसकी, विद कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, वो मैंने पहले आपको बता दिया जब हम कंपैरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, उसके साथ मैंने आपको बताया कि हम लोग लास्ट ईयर की भी फिगर्स रिपोर्ट करते हैं, याद है ना, ठीक है। जी। जी। उसको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट इफ नेसेसरी,
इसके ऊपर हम लोग एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IAS 10, जिसको हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। उसमें हम लोग जी एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का पढ़ेंगे। अब उसने कहा ना इफ नेसेसरी, कि हालांकि इवेंट अकर हुआ रिपोर्टिंग डेट के बाद, 31 दिसंबर आपका ईयर एंड था जी, 15 जनवरी को जाके वो इवेंट अकर हुआ, ठीक है। तो हमने उस स्टैंडर्ड में ये पढ़ना है कि वो कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो अगर 15 जनवरी को अकर हो गए तब भी हमें उन्हें 31 दिसंबर पे रिपोर्ट करना है, राइट। सही है जी। जी हाँ जी। जी जी presented from अब कौन the perspective of the reporting entity as a whole, आप reporting entity के perspective में आप इसको present करते हैं, not from the perspective of a particular group of users, ठीक है। तो आप एक particular group के perspective में नहीं, बल्कि overall entity के perspective में आप इसको report करेंगे, normally prepared on the assumption that entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future। देखिए गोइंग कंसर्न की भी एक assumption है, शायद आपने पहले कभी पढ़ी हो, ठीक है। गोइंग कंसर्न की assumption तो ये कहती है कि जी आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए आपको ये देखना है कि क्या आपका बिजनेस इस assumption को मीट करता है या नहीं। और वो assumption ये है कि आपका जो बिजनेस है वो फोर्सिएबल फ्यूचर तक उसके ऑपरेशंस जारी रहेंगे। फोर्सिएबल फ्यूचर्स में जो मिनिमम पीरियड है वो नेक्स्ट 12 मंथ्स है, ठीक है, कम से कम अगले 12 महीने तक, ठीक है। क्या जी आपके बिजनेस, हाँ देखिए आपकी कोई इंटेंशन नहीं है अपने बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करने के, बिजनेस को या इसके मेजर कंपोनेंट्स को, आपकी कोई इंटेंशंस नहीं है अपने बिजनेस को बंद करने की, ठीक है। लाइक आपकी इंटेंशंस ये हैं कि आप इस बिजनेस को लेकर चलाएंगे। अब भले इंटेंशंस चलो और जो भी हैं, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ही फॉर एग्जांपल अगर इजाजत नहीं दे रही, हो सकता है सेल्स ना हो रही हो, ठीक है, बिजनेस बैठ रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि यार अगले 5-6 महीनों में तो बस बिजनेस क्या फारिग हो गया, ठीक है, हम तो बस फारिग हो गए, ठीक है, तो फिर अब गोइंग कंसर्न तो नहीं रही, ठीक है। तो अब जी अगर गोइंग कंसर्न है तो आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। अगर वो गोइंग कंसर्न नहीं है, आपको लगता है कि अगला 12 महीने आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं सरवाइव करेगी, तो फिर उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं ऑन ए नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस, ठीक है। वो फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो कैसे होता है, ठीक है। सही है जी, जी यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जी रिपोर्टिंग एंटिटी की ये डेफिनेशन देख लें, फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मूव करेंगे। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या कहती है? एन एंटिटी दैट इज रिक्वायर्ड और चूजेस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिससे रिक्वायर्ड हो। जरूरी तो नहीं है कि हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हो। समटाइम्स ऐसा होता है एंटिटी खुद चूज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, समटाइम्स उससे बाय लॉ रिक्वायर्ड की जाती है, ठीक है। तो बाय लॉ कौन रिक्वायर करता है? डेफिनेटली कंपनीज एक्ट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। अब अगर हम यूके का कोर्स पढ़ रहे हैं तो यूके के कोर्स में कंपनीज एक्ट 2006 है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड करता है कंपनी से कि आपने क्या करना है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। और कुछ एग्जाम्पशंस भी हासिल हैं कुछ कंपनीज को, तो जिन कंपनीज को एग्जाम्पशन हासिल हैं तो वो अपनी मर्जी से बना भी सकती हैं, उनको कोई जबरदस्ती तो नहीं है, ठीक है। अगर वो उनको अगर एग्जाम्पशन हासिल है तो ये तो नहीं कि वो बना नहीं सकते अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। So a reporting entity can be a single entity, कोई एक एंटिटी है, और a portion of an entity, या वो किसी एंटिटी का कोई एक सेगमेंट है, और कैन कंप्राइज मोर देन वन एंटिटी, या फिर यह कि उसमें एक से ज्यादा एंटिटीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ग्रुप की बात करें, ठीक है, जब जी कंसोलिडेशन होती है। और रिपोर्टिंग एंटिटी इज नॉट नेसेसरली अ लीगल एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी का जरूरी नहीं है कि वो लीगल एंटिटी हो। हमने बात की थी पार्टनरशिप की और बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। हमने क्या कहा था कि वहां पर अब अगर आप देखें तो वो उसको अलग से लीगल एंटिटी नहीं कंसिडर करता, ठीक है। तो वो कहता है यहाँ पे जरूरी नहीं है रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए वो लीगल एंटिटी ही हो, ठीक है, अगर उसकी इकोनॉमिक सब्सटेंस है। अगर आपको वो बेसिकली ये बात पता है किस चीज पे करे, कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन में होता ही है कि अगर आप ग्रुप देखें ना, तो ग्रुप में आप जब कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में आप उसकी अजम्पशन लेते हैं, उसकी इकोनॉमिक सब्सटेंस पे बनाते हैं कि जो ग्रुप की जितनी भी एंटिटीज है ना, उनको एक एंटिटी कंसिडर करके आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जी तो अब लीगली वो कोई एंटिटी नहीं है, लीगली वो तमाम एंटिटीज अलग अलग एंटिटीज हैं। कोर्ट में अगर आप लेके जाएंगे, कोर्ट ये ग्रुप श्रुप को नहीं मानता, ठीक है। जी कोर्ट तो हर एंटिटी को अलग एंटिटी ट्रीट करता है, ठीक है। तो हम तो जब कंसोलिडेशन करते हैं तो कंसोलिडेशन में वो पूरा जो एक ग्रुप है, हम उस पूरे ग्रुप को एक एंटिटी मान रहे हैं, ठीक है। और उस पूरे जी ग्रुप को एक एंटिटी कंसिडर करते हुए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, राइट जी। सही। जी यहाँ तक कोई मसला परेशानी? जी इजाज, नहीं सर, कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं सर।
अच्छा, कल अब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएंगे, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पेशली जो इसकी नई डेफिनेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। रिलेट कराऊंगा मैं आपको कल, ठीक है, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एसेट, लायबिलिटी, और फिर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है जी। आप काइंडली यहाँ तक, आज हमने अब दो चैप्टर्स और पढ़े हैं, ठीक है। एक हमने जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का चैप्टर है, हमने एक वो डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके अलावा इससे पहले जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मतलब हम लोग 3 चैप्टर्स हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के पढ़े हैं। कल हम लोग इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे, ठीक है। सही है, अच्छा अच्छा चले। ओके जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा।